यदि हमारे पास दो धनावेश हों तो हमें पता है कि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यदि हम इन दोनों आवेशों को पास में रखें तो हम जानते हैं कि ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन ये होता कैसे है? मतलब इन आवेशों के बीच तो कुछ भी नहीं है ना? तो ये नीला आवेश इस हरे आवेश को बिना छुए धक्का कैसे दे रहा है? अजीब बात है ना? अगर हमें अपने कमरे में रखी किसी चीज़ को धक्का देना हो तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा और उसे भौतिक रूप से छू कर धक्का लगाना होगा। लेकिन यह नीला आवेश इस हरे आवेश पर बिना संपर्क के बल लगा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? एक समय में भौतिक विज्ञानी इसी सवाल की वजह से उलझन में थे। वे सोच रहे थे कि हम गणना तो कर सकते हैं कि प्रत्येक आवेश पर कितना बल लगेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये वास्तव में काम कैसे करता है। ये समझ में नहीं आता कि एक आवेश इतनी दूरी, और ये दूरी ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हो सकती है, तो इतनी दूरी से एक आवेश दूसरे आवेश पर बल कैसे लगा सकता है। और ये कोई नई चीज़ नहीं थी, ये कोई नया सवाल नहीं था। यही समस्या तभी थी जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का, ग्रेविटेशनल फोर्स का पता लगाया था। जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करी तो उन्होंने हमें ये दिखाया कि हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि पृथ्वी चंद्रमा को किस बल से खींच रही है। और जब उन्होंने ऐसा किया तो लोगों ने कहा, वाह, ये तो कमाल की खोज है। अब हम ग्रहों की कक्षाओं की, उनकी ऑर्बिट्स की भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन जब लोगों ने न्यूटन से पूछा कि न्यूटन, ये सब तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी चंद्रमा को कैसे खींच रही है, क्योंकि उनके बीच तो कुछ भी नहीं है। तो न्यूटन ने जवाब दिया कि भाई, ये काम कैसे करता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि गणित की सहायता से इसकी बिल्कुल सटीक गणना की जा सकती है। तो न्यूटन के समय से ही यह सवाल भौतिक शास्त्रियों के दिमाग में था। और बाद में जब वैद्युत घटनाओं का अध्ययन हो रहा था तो यही सवाल फिर से सामने आ गया। लोग हैरान थे कि ये बल इतनी दूरी पे, ये दूरी बहुत बड़ी हो सकती है, तो ये बल इतनी दूरी पर कैसे काम करता है? क्या इन आवेशों के बीच ऐसा कुछ है जो इन बलों को संचालित कर रहा है? तो भौतिकविदों ने सोचा कि अब समय आ गया है कि ये पता लगाया जाए कि दो वस्तुएं इतनी अधिक दूर होने के बावजूद एक दूसरे पर बल कैसे लगा रही हैं। और इस सवाल का उत्तर खोजने वाले महान वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे। उन्होंने 1800 के दशक में कई अध्ययन किए और उन्हें अब तक के सबसे महान भौतिकविदों तथा रसायनज्ञों में से एक माना जाता है। तो फैराडे ने कहा, मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। उन्होंने कहा, यह नीला आवेश क्या कर रहा है, इसे समझने के लिए हरे आवेश को भूल जाइए और केवल इस नीले आवेश पर ध्यान केंद्रित कीजिए। उन्होंने कहा, यह नीला आवेश चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। हम इस वैद्युत क्षेत्र को E से निरूपित करेंगे और चूंकि एक सदिश है इसलिए इस पर यहाँ एक तीर बना देते हैं। तो फैराडे ने कहा, यह धनावेश हर समय, चाहे उसके पास कोई अन्य आवेश हो या न हो, ये आवेश अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। हम इस आवेश से जितना दूर जाएंगे यह वैद्युत क्षेत्र उतना कमजोर होता जाएगा। तो आवेश के पास यह क्षेत्र प्रबल होता है और दूरी बढ़ाने पर यह क्षेत्र दुर्बल हो जाता है। ये कुछ ऐसे है जैसे एक मकड़ी और उसका जाला। यहाँ मकड़ी की जगह आवेश है और जाले की जगह वैद्युत क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि यह वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के समान नहीं है। यहाँ ये सदिश वैद्युत बल नहीं है। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल एक ही चीज नहीं होते, वे आपस में संबद्ध हैं लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैद्युत बल को F से दर्शाया जाता है और यहाँ हम एक छोटा e लिख लेते हैं, स्मॉल e लिख लेते हैं, क्योंकि यह वैद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये भी एक सदिश है। अब ये आपस में कैसे संबद्ध है? हालांकि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल नहीं है, लेकिन यह किसी अन्य आवेश पर वैद्युत बल आरोपित कर सकता है। अगर यहाँ केवल एक धनावेश है तो इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन इस स्थिति में कोई वैद्युत बल नहीं होगा क्योंकि बल के लिए दो आवेश चाहिए। यह नीला आवेश स्वयं पर कोई बल नहीं लगा सकता। तो मान लेते हैं कि हमारा ये आवेश Q1 है
और यह एक वैद्युत क्षेत्र E1 उत्पन्न करता है। यह क्षेत्र Q1 पर कोई बल आरोपित नहीं करेगा, लेकिन यदि इस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आता है तो यह क्षेत्र उस आवेश पर एक बल आरोपित करेगा। तो अब मान लीजिए कि एक दूसरा आवेश Q2 इस क्षेत्र में प्रवेश करता है। मान लीजिए ये यहाँ इस बिंदु तक आ जाता है। ये हमारा आवेश Q2 है। तो इस स्थिति में Q2 एक वैद्युत बल का अनुभव करेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करेगा। फैराडे ने बताया कि Q1 अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है और यह उस बिंदु पर भी क्षेत्र बना रहा है जहां हमारा Q2 रखा हुआ है। अब जब Q2 इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे केवल अपने आसपास के क्षेत्र से मतलब है। Q2 देखता है कि इस बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र है जो दाईं ओर इंगित कर रहा है और उसे ये समझ आ जाता है कि यह क्षेत्र उस पर दाईं दिशा में एक बल आरोपित करेगा। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यह क्षेत्र आया कहां से। उसे ये जानने की जरूरत नहीं है कि यहां कोई Q1 है। Q2 को बस अपने आसपास के क्षेत्र से मतलब है। तो यहां इस क्षेत्र से उसे पता चल जाता है कि उस पर दाईं ओर एक वैद्युत बल लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब आप सोच सकते हैं कि रुको, जब Q1 एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो क्या Q2 भी एक क्षेत्र नहीं बनाएगा? इसे भी अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी चाहिए, है ना? तो इसका जवाब है हाँ, Q2 भी अपना एक क्षेत्र बनाएगा। हम इसे E2 कह सकते हैं। ये कुछ ऐसा दिखेगा। हम इसे E2 कह लेते हैं। और यही कारण है कि Q1 पर भी एक बल आरोपित होगा जो बाईं दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। तो यही तरीका है जिससे ये दोनों आवेश आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि एक आवेश दूसरे आवेश से कैसे बातचीत करता है। तो यह वैद्युत क्षेत्र के माध्यम से होता है। एक आवेश एक क्षेत्र बनाता है और दूसरा आवेश उस क्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है। दूसरा आवेश एक दूसरा क्षेत्र बनाता है और पहला आवेश इस क्षेत्र की वजह से एक बल का अनुभव करता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये सच है या हम सिर्फ एक कहानी बना रहे हैं ताकि ये प्रक्रिया हमें समझ में आ सके, हम ये समझ सकें कि दो वस्तुएं दूर होने के बाद भी एक दूसरे पर बल कैसे लगाती हैं। तो असल में ये एक कहानी नहीं है, इसका एक बड़ा फायदा है। इस अवधारणा के कारण आपको ये भी जानने की ज़रूरत नहीं होती कि ये क्षेत्र किसने बनाया है। अगर आपको किसी तरह से ये पता हो कि किसी स्थान पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है, तो आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि उस स्थान पर किसी भी आवेश पर कितना बल लगेगा। तो अब तक हमने ये समझाने की कोशिश की है कि हमें वैद्युत क्षेत्र की अवधारणा क्यों चाहिए, लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये बात तो अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। ये वैद्युत बल नहीं है, ये बात हमें समझ में आ गई, लेकिन ये वास्तव में है क्या? तो चलिए इसे ठीक से परिभाषित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र E को प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी Fe/Q। तो मान लें कि आप यहाँ एक छोटा परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज लेके आते हैं और ये आवेश बहुत छोटा है ताकि यह अन्य आवेशों को प्रभावित न करे। अब अगर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान जानना हो तो हम इस आवेश को उस बिंदु पर ले जाते हैं और फिर इस आवेश पर लगने वाले बल को मापते हैं। फिर उस बल को परीक्षण आवेश के मान से विभाजित करते हैं। इससे हमें उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र मिल जाता है। यदि हम इस स्थिति में बात करें तो हमारे वैद्युत क्षेत्र का मान होगा Fe/Q2, क्योंकि हमारे आवेश का परिमाण Q2 है। तो E प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल है। उदाहरण के लिए यदि Q2 का मान +2 कूलॉम हो और उस पर लगने वाला बल 10 न्यूटन हो, तो इस स्थान पर, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र होगा E बराबर 10 न्यूटन बटे Q2 यानी 2 कूलॉम। तो ये बराबर होगा 5 न्यूटन पर कूलॉम।
तो यह 5 न्यूटन पर कूलॉम का क्षेत्र बताता है कि इस बिंदु पर प्रति कूलॉम कितने न्यूटन का बल लगेगा। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक आवेश के लिए समान रहता है। अगर आप आवेश बढ़ा देंगे तो लगने वाला बल बढ़ जाएगा। तो उदाहरण के लिए यदि हमारा आवेश का मान 4 कूलॉम होता, दुगना होता, तो इस पे बल भी दुगना लगता, यानी इस पर 20 न्यूटन का बल लगता। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र उस स्थिति में भी 5 न्यूटन प्रति कूलॉम रहता। अब यदि हम इस सूत्र को पुनर्व्यवस्थित करें तो हमें मिलता है Fe ये बराबर है Q2 जो अंतरिक्ष में किसी बिंदु पर आवेश है, गुणा E जो अंतरिक्ष में उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह वैद्युत क्षेत्र Q2 के कारण उत्पन्न नहीं हो रहा है, यह किसी अन्य आवेश या अन्य आवेशों के समूह के कारण उत्पन्न हो रहा है। अगर हम स्थिति की बात करें तो यहाँ यह क्षेत्र Q1 के कारण उत्पन्न हो रहा है। चलिए अब इस वीडियो में हमने जो सीखा एक बार उसको दोहरा लेते हैं। तो हमने देखा कि आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो उस क्षेत्र में किसी बिंदु पर उपस्थित एक अन्य आवेश पर बल आरोपित करता है। वैद्युत क्षेत्र प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को दर्शाता है और वैद्युत बल किसी बिंदु पर आवेश और उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है।